हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे प्रकाश चैप्टर का वीडियो नंबर 4 होगा। इसमें आपको पढ़ाई जा रही है तैयारियां कराई है यूपीटेट एस्टेट। मोस्टली इंपॉर्टेंट जो है दो ही चीजें के लिए है, यूपीटेट और एस्टेट के लिए कराई जा रही है। इसमें भौतिक विज्ञान हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग इससे पहले जो है 3 वीडियो आपको कराई जा चुकी है जो प्रकाश चैप्टर से है। आज हम पढ़ेंगे कि आपको बताया जा चुका है कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह दो तरीके से होता है। एक समतलीय तरीके से समतल सतह से होता है और दूसरा जो होता है गोलीय सतह से। तो गोलीय सतह में आज पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण। देखिए पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर। देखिए बच्चों, स्फेरिकल मिरर होता क्या है? स्फेरिकल मतलब गोलाकार, उसका नाम ही है गोलाकार। अर्थात किसी हम ऐसे दर्पण या जिस खोखले गोले को काट करके बनाया गया होता है उसी को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। जिस खोखले गोले के दर्पण को काटकर बनाया गया होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब मान लीजिए सपोजिट क्या है कि यदि कोई खोखला गोला है, हमने मान लिया कि इसको दे दिया, ये खोखला गोला हो गया। अब खोखले गोले को मैंने क्या कर दिया? बीच से काट दिया इसको। जब इसको बीच से मैंने काट दिया तो ये क्या बन गया? हमारा एक दर्पण ये वाला बन गया, एक दर्पण ये बन गया। तो उसी को कहते हैं गोलीय दर्पण। जिस खोखले गोले को काट करके दर्पण बनाया गया होता है उसी दर्पण को हम गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण जो होगा दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण, यदि बात कर ले बच्चों गोलीय दर्पण की, तो गोलीय दर्पण यहां पे दो टाइप होगा। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा जो होता है उत्तल दर्पण होता है। एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव और कन्वेक्स मिरर में हम देखेंगे। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है? देखिए बच्चों, तो गोलीय दर्पण जो होता है दो टाइप में होगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इसमें देखेंगे, इसको बोलते हैं कनकेव, ठीक ना। कनकेव होता है कनकेव मिरर और ये होता है कन्वेक्स मिरर। ये दो प्रकार के दर्पण होते हैं गोलीय दर्पण में। कनकेव मिरर क्या होता है? इसको बोलते हैं हम अभिसारी। अर्थात ये दर्पण जो होता है अभिसारी होती है, अभिसारी दर्पण, और ये होती है अपसारी। अपसारी दर्पण की काम करेगी। अब करना क्या होता है? देखिए बच्चों, करें कि अभिसारी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता क्या है पहले देख लेते हैं परिभाषा के तहत। अवतल दर्पण वह दर्पण जिससे प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, दबे हुए भाग से होता है। अब वह दर्पण जो जिससे प्रकाश का प्रवर्तन जो होता है दर्पण के दबे हुए हिस्से से होता है उसी को हम कहते हैं अवतल दर्पण, कनकेव मिरर कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि हमने खोखले गोले को काट दिया था, ये वाला हिस्सा था खोखला गोला था, इसको मैंने काट दिया था। अब काटने के बाद सपोज ये वाला हो गया गोला। अब क्या है कि यदि हमारी ये वाला हिस्सा है और इससे प्रकाश का रिफ्लेक्शन जो हो रहा है ये वाले हिस्से से हो रहा है, इस तरह से हो जा रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मतलब दबा हुआ भाग, जो ये वाला दबा हुआ भाग है ये वाला, इसी को ठीक ना गहरैया वाले भाग से होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरी बात आती है
तो आपने समझ गया कि यह दर्पण क्या करती है, प्रकाश का प्रवर्तन दबे हुए हिस्से से होती है, इसलिए इसको अभिसारी। अब अभिसारी क्यों कहते हैं देख लीजिए, अभिसारी क्यों कहते हैं? अभिसारी का मतलब होता है सिकुड़ना। अभिसारी का अर्थ क्या है हमारे हिसाब से? सिकुड़ना। अब देखिए सिकुड़ने का मतलब क्या है कि जहां पर बहुत सारी प्रकाश की किरणें आकर के, जैसे ये प्रकाश की किरणें आकर के क्या हो जाएगी, कहीं एक जगह क्या हो जाएगी, केंद्रित हो जाएगी। जब कहीं एक जगह केंद्रित हो जाएगी उसी को हम क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। तो आपने, आई होप कि आप अभिसारी कन्वेक्स मिरर को, सॉरी कनकेव मिरर को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं बच्चों उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर, देखिए कन्वेक्स मिरर क्या होता है, वह दर्पण जिसे प्रकाश का प्रवर्तन जो होता है उभरे हुए भाग से, उभरे या उठे हुए भाग से होता है, उभरे या उठे हुए भाग से होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। याद नहीं करना है, बस समझना है। जब दबे वाले हिस्से से होगा अवतल, उभरे हुए हिस्से से होगा उत्तल होगा। अब मान लीजिए कि इसके नीचे वाले हिस्से को पॉलिश मैंने कर दिया, तो जब नीचे वाले हिस्से को मैंने पॉलिश कर दिया तो प्रकाश का प्रवर्तन किससे होगा, इससे होगा। ऐसे प्रकाश की किरणें जो होगी टकराकर क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो जब प्रकाश की किरणें उभरे हुए हिस्से से होगा उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और अभिसारी क्यों कहते हैं, सॉरी इसको कहते हैं अपसारी। देखिए अपसारी का अर्थ ही होता है बच्चों फैलना। अपसारी का अर्थ क्या है, फैलना। अर्थात ये क्या करेगा कि जब ये पूरा खुद ही गोलाई टाइप में है, जब पूरा गोलाई टाइप में है और गोलाई टाइप में है तो क्या करेगा, जब प्रकाश किसी चीज पर पड़ेगी तो क्या करेगी, उसको फैला देगी। तो जब फैला देगी तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी प्रकाश जो होगी ये फैलती हुई प्रतीत होगी, ऐसे पूरी प्रकाश जो होगी फैल जाएगी। तो जब प्रकाश फैल जाएगी तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, और उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हम लोगों ने उत्तल दर्पण देख लिया, अवतल दर्पण देख लिया, अभिसारी कैसे होता है, अपसारी कैसे होता है। अपसारी का मतलब सिकुड़ना, तो अपसारी की अपसारी का कार्य होगा उत्तल में और अभिसारी का कार्य होता है अवतल में। ये जो था आपका लेंस सॉरी दर्पण से हम लोग ने पढ़ लिया। अब देखिए बच्चों करें गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, उसमें क्या क्या पढ़ना होगा, ध्रुव पढ़ना है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी और फोकस। आइए हम देखते हैं किसी भी एक ही चीज से पढ़ेंगे। देखिए ये हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, ये अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण ध्रुव क्या है, तो हम कहेंगे कि सिंपल, वेरी सिंपली आपको तरीके समझ में आ जाएगी। दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो ये दर्पण हो गया, ये मान लीजिए कि M1 M2 हो गया, मिरर का द्वारक हो गया, तो ये हो गया, इसको मैंने P से इंडिकेट कर दिया। तो मैंने कहा दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं, तो P से। उसके बाद वक्रता त्रिज्या। अब देखिए बच्चों वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो मान लीजिए कि खोखला गोला होगा, तो खोखला गोला जब भी होगा, गोला कोई भी चीज गोला होता है तो उसका कोई ना कोई क्या होता है, केंद्र होता है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका क्या है, C सेंटर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी, ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे हम R से इंडिकेट करते हैं। मान लीजिए कि यही वाला हिस्सा है और इसको मैंने R से इंडिकेट कर दिया, तो ये क्या हमारी त्रिज्या कहलाएगी। दूसरी बात कहती है वक्रता केंद्र, खोखला गोला या दर्पण, यहां से देखते हैं, दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, खोखले गोले का कटा भाग होता है,
तो खोखले गोले के केंद्र को, खोखले गोले के केंद्र को, खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखिए खोखला गोला, ये मान लीजिए पूरा गोला है। चलिए आइए यहां देख लेते हैं हम थोड़ा सा। ये मान लीजिए सपोजेड कि हमारा दर्पण है। अब कहीं ना कहीं ये दर्पण क्या रहा होगा, एक गोला रहा होगा। तो गोला रहा होगा तो इसका सेंटर रहा होगा, तो सेंटर जब इसका रहा होगा तो ये सी है। तो खोखले गोले के केंद्र को ही, ये दर्पण के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। अगला होता है क्या, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या मैंने पढ़ा दिया आपको। अब देखते हैं बच्चों मुख्य अक्ष क्या होती है। आइए देखते हैं मेन एक्सिस क्या होती है, मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, तो दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा वक्रता केंद्र, सॉरी मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अब देखिए बच्चों कि ये क्या है कि वक्रता केंद्र है और ये क्या है, ध्रुव है। तो जब इसी से होकर के ये रेखा गुजर जाएगी आगे की ओर, तो इसी को क्या कहते हैं, मेन एक्सिस कहते हैं। दर्पण का हम मुख्य अक्ष कहते हैं और इसे स्मॉल पी से इंडिकेट कर देते हैं। उसके बाद है फोकस। अब देखते हैं बच्चों फोकस दूरी क्या होती है। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब देखिए जैसे मान लिया हमारा दर्पण था, इससे जो थी हमारी सारी चीजें जो थी यहां पे, चलिए पहले हम फोकस देख लेते हैं। फोकस क्या होता है समझिए, फोकस क्या है, तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे फोकस कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं। अब देखिए कर बच्चों कि फोकस क्या, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम फोकस कहते हैं। अब देखिए यहां पे मैं समझा रहा हूं आपको, ये देखिए ये आपका दर्पण है, ये है आपका दर्पण, और वो भी दर्पण जो है आपका अवतल दर्पण है। ये मान लीजिए इसको स्मॉल पी से, ये हो गया आपका ध्रुव, सॉरी मुख्य अक्ष हो गया, यह है मुख्य अक्ष। उसके बाद क्या है, इसको बोलेंगे हम ध्रुव। ध्रुव क्या है, दर्पण का मध्य बिंदु ही ध्रुव है, और ये है M1 M2। उसके बाद आता है बच्चों, कह रहे यहां पे ये हो गया खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और मैंने कहा कि फोकस दूरी क्या होती है, पहले तो फोकस मैंने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण चल रही है, ऐसे चलने के बाद क्या होती है कि जब चलेगी और चलने के बाद जब टकराएगी दर्पण से, तो दर्पणों से टकरा करके जिस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु को प्रतिच्छेद कर देगी वही क्या होगा, फोकस होगा।
तो यही फोकस है। और उसके बाद क्या है, फोकस दूरी क्या है, तो मैंने बताया कि फोकस F तथा ध्रुव के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो ये हमारी क्या है, F और P के बीच की दूरी का क्या है, फोकस दूरी है। और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, यो तो बच्चों F बराबर R/2, मतलब फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहां पे हमने ये भी देख लिया, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो हमने दर्पण से संबंधित सारी परिभाषाएं पढ़ लिया। अब देखिए बच्चों, हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो बहुत ही मोस्ट, आप 9 10 में पढ़े होंगे, 12 में पढ़े होंगे, जो आपको याद नहीं होता। मैं गारंटी लेता हूं कि यहाँ पे आपको क्या करूंगा, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर जो है अवतल दर्पण से जो 6 प्रतिबिंब बनते हैं बिल्कुल आसानी पूर्वक एकदम चुटकियों में याद हो जाएंगे, ये आपसे वादा है। देखिए यह हम ले लिए अवतल दर्पण, और ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। अब देखिए यहां पे आप वस्तु को रख लीजिए, इससे वस्तुओं को थोड़ा छोटी करती जाइए आप। अब देखिए बच्चों, ये हम दर्पण जो बनाने जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि देखिए एक हो गया, यहाँ पे मैं रख दिया, यहाँ पे इसको फोकस रख दिया, और यहाँ पे मैंने मान दिया इसको वक्रता केंद्र मान दिया। इसको काउंटिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6, इसको मैं काउंटिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 और 5। आइए देखिए, पहले को मैं पहले से मिलाता हूं, हो गया। फिर दूसरे को मैं दूसरे से मिलाता हूं, तीसरे को तीसरे पे रहने दीजिए, चौथे को फिर मिला दीजिए चौथे से, और क्या है कि चौथे को आपने चौथे से मिला दिया और पांचवें को मिला दीजिए पांचवें से। देखिए इस प्रकार से करना। अब देखिए यहां से कैसे ग्रांटी हो, ये जो है ये इन्फिनिटिव है। तो पहला नियम क्या है कि जब वस्तु अनंत पे रखी जाए, तो प्रतिबिंब के बारे में लक्षण क्या होगा, प्रतिबिंब। अब देखिए बच्चों कि आपने इस वस्तु को कहां पे रखा है, अनंत पे रखा है। तो अनंत पे रखा है तो पहले का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो देखिए यहां पे बन रहा है फोकस पे। हाँ देखिए बच्चों, तो जब वस्तु को अनंत पे रखे तो वस्तु की प्रकृति कैसी होगी, आइए देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। प्रतिबिंब हमने देखा कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो कहां बन रहा है, पहले तो देख लिया हमने कि यह बन रहा है फोकस पर, तो हम लिखेंगे कि फोकस पर बनता है। फोकस पर कैसा बनता है, सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, तो हमने देखा कि उल्टा, फोकस पर उल्टा बनता है। और कैसा बनता है, तो दर्पण के सामने है, तो दर्पण के जब सामने होता है तो हमेशा वास्तविक बनता है, तो वास्तविक बनता है, वास्तविक।
अब वास्तविक तो बन रहा है, लेकिन ये बताइए कि जितना वस्तु बड़ा था क्या उतना ही बराबर बन रहा है? तो देखिए वस्तु से क्या बन रहा है, इतना वस्तु बड़ा था पहिल का, अब पहिल का वस्तु का बन रहा है छोटा, तो हम लिख देंगे कि फोकस पर बनता है उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। लीजिए पहला डन हो गया, आप आसानी पूर्वक देख सकते हैं। आते हैं दूसरा करेंगे जब वस्तु अनंत पर रखी जाए। अब देखिए एक 2 नंबर की वस्तु को आपने कहां रखा, तो ये आपका सेंटर है, वक्रता केंद्र हो गया, और एक वस्तु का है अनंत है, तो लिखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखी जाए, अनंत के बीच रखी जाए, तो जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति, तो हमेशा दर्पण के सामने ही बन रहा है, तो वास्तविक उल्टा। अब देखिए वास्तविक बन रहा है उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब बन कहां रहा है, तो 2 नंबर और यहां पे देखिए 2 नंबर, तो 2 नंबर कहां है, फोकस और वक्रता केंद्र, तो हम कहेंगे कि उल्टा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच और वक्रता केंद्र के बीच तो बन रहा है, लेकिन क्या वस्तु के बराबर बन रहा है? नहीं, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। एकदम याद करा देंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, और इसको अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जो बार बार रटते हैं आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए बच्चों 2 तो पढ़ लिया, तीसरा पे आते हैं। कहेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए, देखिए जब वस्तु को कहां रख दिया मैंने, वक्रता केंद्र, ये सी पॉइंट है और सी पे मैंने रख दिया इस वस्तु को, तो करेंगे रखी जाए तो प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति देखिए कैसी है, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु की क्या बनती है, बराबर बनती है, वास्तविक बनती है, उल्टा बनती है, वस्तु के बराबर बनती है। ये जो था आपका जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए, वस्तु के बराबर बनती है। अगला पॉइंट, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाए, तो वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाए तो हम देखेंगे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा, प्रकृति क्या होगी इसकी, तो प्रकृति में देखिए बच्चों ये होगा वास्तविक होगा, दर्पण के सामने ही है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक बन गया उल्टा बन गया। उल्टा बनने के साथ साथ क्या है कि वास्तविक तो बन रहा है उल्टा तो बन रहा है, फिर भी क्या कैसा बन रहा है, तो हम देखेंगे कि यह बन रहा है कहां पर, तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा बनता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बनता है, अनंत के बीच बनता है। और कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनता है। आपने देखा बच्चों कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो वह बन रहा है हमारा कैसा, 4 नंबर का प्रतिबिंब जो बन रहा है, आप देखिए इतना छोटा है, ये बन रहा है कितना, इतना बड़ा बन रहा है, तो वस्तु से बड़ा बनता है। आपने देखा इसका देखिए 3 नंबर का कि वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है, लेकिन स्थिति कहां बनता है, तो हम कह देंगे वक्रता केंद्र पर ही बनता है, यहां पर कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र पर बनता है, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनता है। आइए देखते हैं, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें जब वस्तु फोकस पर रखी जाए, जब वस्तु फोकस पर रखी जाए, पांचवा पॉइंट देखिए बच्चों, जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की उल्टा वास्तविक, उल्टा बनता है वास्तविक बनता है, और क्या वस्तु के बराबर बन रहा है 5 नंबर का प्रतिबिंब, नहीं, वस्तु से क्या बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है, तो वस्तु से
बहुत बड़ा। अरे भाई तो बन कहां रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि अनंत पर बनता है, वस्तु से बड़ा अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। तो देखिए बच्चों, हई दुगो का क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, हई बराबर बनता है, और जब इधरिया वाला आता है दो ठो तो इधरिया का बन रहा है बड़ा, मतलब यहां से यहां तक का बन रहा है बड़ा बन रहा है वस्तु से। ये क्या है, बराबर में है, और ये जो है वस्तु से छोटा है। तो हमने बहुत ही आसानी पूर्वक समझ लिया कि अवतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है। अब देखिए बच्चों, एक बच रहा था हमारा 6 नंबर, तो 6 नंबर कह रहा है कि कहां पे है, तो ये वस्तु P मतलब ध्रुव और फोकस के बीच है, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब देखिए ये वाला, हम कह देंगे इसकी प्रकृति क्या होगी, तो सीधा दर्पणवा का पिछवा बन रहा है, बस आभास कर रहे हैं, तो आभासी सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और कहां बनेगा, तो वस्तु से कैसा बनेगा, तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो ये अब बच्चों हम लोग